हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन कुमार अपने और आपके यूट्यूब चैनल एम विद सर पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग फर्स्ट ईयर फिजिक्स का आज एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, वृत्तिगत सर्कुलर मोशन। ठीक, वृत्तिगत क्या होती है, इससे संबंधित किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, इन सभी प्रश्नों पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि है हम लोग अगर अपने दैनिक जीवन में विभिन्न गतियों पर ध्यान दें, बहुत सारी गतियां जो होती हैं वो वृत्तीय गति होती हैं। ठीक है, जैसे जो है ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर ही गति करते हैं, उपग्रह सूर्य के चारों ओर जो है वो भी वृत्ताकार पथ पर ही गति करते हैं। हम लोग जब साइकिल चलाते हैं तो जब हम पैडल मारते हैं तो पैडल मारने पर जो पहिया गति करती है, पहिया भी किस पथ पर गति करती है, वृत्ताकार पथ पर गति करती है। ठीक, आप देखते हैं कि मथानी में जब दही जो है मथा जाता है तब भी हम उसको जब हिलाते हैं या मशीन से चलाते हैं तो किस पर गति करता है, वृत्ताकार पथ पर गति करता है। वॉशिंग मशीन में जो कपड़े धुले जाते हैं वो भी वॉशिंग मशीन भी वृत्ताकार पथ पर गति करती है। उसी में जो कपड़े सुखाए जाते हैं, अब केंद्र शोषक, वो सब किस पर आधारित होते हैं, वृत्तिगत पर आधारित होते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग वृत्तिगत पर चर्चा करेंगे। वृत्तिगत क्या होती है भाई, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। तो जैसे ये हमारा बिंदु हो गया, ठीक, ये हमारा बिंदु हो गया, तो कोई कण है इस बिंदु के चारों ओर, ठीक, इस बिंदु के चारों ओर वृत्तीय पथ पर गति करता है या वृत्ताकार पथ पर क्या करता है, गति करता है। तो जो वस्तु की गति होती है ये गति हमारी कौन सी गति कहलाती है, वृत्तीय गति कहलाती है। ठीक, सर्कुलर मोशन कहलाएगी वृत्तिगत। वृत्तिगत क्या होगी, जब कोई कण एक निश्चित बिंदु के चारों ओर, जब कोई कण एक निश्चित बिंदु के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो जो वस्तु की गति होती है वो गति हमारी कौन सी गति कहलाती है भाई, वृत्तीय गति कहलाती है। ठीक है, तो वृत्तीय गति की परिभाषा देना हो तो हम कैसे देंगे कि जब कोई कण किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष उसके चारों ओर वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो जो वस्तु की गति होती है उस गति को हम कौन सी गति कहते हैं, वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक है, देखिए जो वृत्तीय गति होती है वो दो प्रकार की होती है। एक आप देखिए हमारी गति होती है एक समान वृत्तीय गति, कौन सी, एक समान वृत्तीय गति, और एक गति हम पढ़ते हैं इसको कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और एक होती है असमान वृत्तीय गति। ठीक, एक हो गई हमारी एक समान वृत्तीय गति और एक हो गई असमान वृत्तीय गति। तो देखिए भाई एक समान वृत्तीय गति क्या है, तो एक समान वृत्तीय गति हम पढ़ेंगे, फिर असमान वृत्तीय गति के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए जैसे आप देखें कि अगर आप कोई धागा ले लीजिए, ठीक है, उस धागे में आप पिंड को बांधिए, एक पिंड बांध लीजिए, उसके बाद उस पिंड को आप ऐसे ऐसे घुमाइए। ठीक, धागे को पकड़कर अपने हाथ को ऐसे ऐसे घुमाइए। तो जब ऐसे ऐसे हम घुमाते हैं तो इस पर जो बंधा कण होता है वो इस तरीके से गति करता है, ऐसे ऐसे घूमता है। तो ये जो गति होती है ये क्षैतिज वृत्त कहलाती है। ये गति कौन सी गति होती है, क्षैतिज वृत्त होती है। तो देखिए जब पिंड क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर गति करता है ऐसे, तो उस पर गुरुत्वीय त्वरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उस पर गुरुत्वीय त्वरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और वो गति के दौरान अपरिवर्तित रहता है। अर्थात उसका जो वेग होगा वो गति के दौरान क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, अब वेग की बात करते हैं भाई, तो सबसे पहले हम एक समान वृत्तीय गति की बात करते हैं। तो देखिए भाई जब कण वृत्ताकार पथ पर गति करता है, एक समान वृत्तीय गति में क्या होगी, जब ध्यान दीजिए कोई कण वृत्ताकार पथ पर एक नियत चाल से, किस चाल से, नियत चाल से गति करता है। भाई चाल हमने यहां से नियत क्यों कहा, वेग नियत क्यों नहीं कहा, यह भी हम आपको बताएंगे। तो जब कोई कण जो है किसी वृत्ताकार पथ पर एक नियत चाल से गति करता है, कैसे, एक नियत चाल से गति करता है, तो जो वस्तु की गति होती है वो गति हमारी कौन सी गति कहलाती है, एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। कौन सी गति कहलाती है, एक समान वृत्तीय गति कहलाएगी। तो एक समान वृत्तीय गति क्या होगी, जब कोई कण किसी वृत्ताकार पथ पर एक नियत चाल से गति करता है तो जो वस्तु की गति होती है वो गति हमारी एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। भाई हमने यहाँ चाल नियत कहा, वेग नियत क्यों नहीं कहा, इसका भी एक अपना रीजन है। देखिए भाई चाल की बात करते हैं हम, तो हमने कहा है जो चाल है वो हमारी सदिश राशि है। चाल बेटा कैसी राशि है, सॉरी चाल कैसी राशि है, अदिश राशि है।
चाल जो है हमारी वो अदिश राशि है। ठीक, अगर हम वेग की बात करते हैं भाई, तो वेग हमारा कैसी राशि है? सदिश राशि है। तो वेग जो है, वेग को प्रदर्शित करने के लिए परिमाण और प्लस दिशा, परिमाण प्लस दिशा, तो वेग को प्रदर्शित करने के लिए हमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। वेग को प्रदर्शित करने के लिए हमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, जबकि जो है चाल को प्रदर्शित करने के लिए केवल हमारी परिमाण की आवश्यकता होती है। चाल को प्रदर्शित करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? परिमाण की आवश्यकता होती है। और वेग को प्रदर्शित करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। तो देखिए, जब कोई कण वृत्ताकार पथ पर गति करता है, किस पथ पर? वृत्ताकार पथ पर गति करता है, तो कण के वेग का परिमाण तो समान होता है। कण के वेग का परिमाण समान होता है, और परिमाण समान हुआ तो चाल बन गई भाई। ठीक, कण के वेग का परिमाण समान हुआ, परंतु जो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है, वो वृत्ताकार कण का जो वेग है वो लगातार बदलता है। इस बिंदु पर आए, ऊपर की तरफ चला गया, इस बिंदु पर आए, इधर चला आया, इस बिंदु पर कण का वेग इधर होगा, इस बिंदु पर कण का वेग इधर होगा। अर्थात वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर, वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर जो कण का वेग होता है, वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर कण का जो वेग होता है, वो की दिशा वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा में होती है। किधर होती है? वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा में होती है। ठीक, इसलिए हमने वहां पर परिमाण नहीं कहा था। तो अब आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए भाई कि जब कोई कण वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो कण के वेग की दिशा किधर होती है? तो वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर कण के वेग की जो दिशा होती है वो वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा में होती है। ठीक है, तो एक समान वृत्तीय गति में कण कैसे गति करेगा? एक नियत चाल से गति करेगा। ठीक है, तो यहां से भाई कण के जो होती है भाई वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा में होती है, और वस्तु की चाल क्या होती? नियत होती है। वेग का परिमाण क्या होता है? नियत होता है। लेकिन वेग की जो दिशा होती है वो लगातार बदलती रहती है। हम लोग यहाँ से एक जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कहा जाए एक वस्तु जो है एक नियत चाल से गति कर रही है। एक वस्तु कैसे? एक नियत चाल से गति कर रही है, तो वस्तु का त्वरण कितना होगा? नियत वेग से गति कर रही है तो वस्तु का त्वरण जनरली शून्य होता है। ठीक, क्या होता है? शून्य होता है। लेकिन वृत्तीय गति में एक ऐसी गति है कि इसमें अगर कण एक समान चाल से अर्थात एक समान वेग से भी गति करता है तो उसमें त्वरण उत्पन्न होता है। क्यों त्वरण उत्पन्न होता है? इसका रीजन होता है भाई, क्योंकि कण के वेग का तो परिमाण समान होता है, परंतु उसकी दिशा लगातार क्या होती है? बदलती रहती है। ठीक, वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर कण के वेग का परिमाण समान होगा, लेकिन उसकी दिशा लगातार बदलती रहेगी। इसलिए कण किस पथ पर गति करता है? इसलिए कण में क्या होता है? त्वरण उत्पन्न होता है, और उस त्वरण को हम बोलते हैं अभिकेंद्र त्वरण। ठीक, तो ये बात समझ में आई भाई कि जब कोई कण एक समान वृत्तीय गति क्या होगी? जब कोई कण वृत्ताकार पथ पर एक नियत चाल से गति करता है तो वस्तु की जो गति होती है एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। ठीक, जब कण वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो कण के वेग का परिमाण जो होता है समान होता है, परंतु उसकी दिशा लगातार बदलती रहती है। ठीक, तो अगर यहाँ से बात करते हैं भाई कि कण के वेग की दिशा किधर होती है, तो जो कण होता है कण के वेग की जो दिशा होती है वो वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की, प्रत्येक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा में होती है। अब यहीं से एक बात और पढ़ते हैं भाई। एक बात ये कहते हैं कि एक समान वृत्तिगत, असमान वृत्तिगत में क्या होगा? कण का जो परिमाण होगा और दिशा दोनों बदलती रहेगी। जैसे जब कण आपका ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति करता है, कैसे? ऊर्ध्वाधर, जैसे ऐसे ऐसे गति करे, तो जैसे ये हम हाथ अपना घुमा रहे हैं, देखो नीचे की तरफ आ रहा है तो तेजी के साथ, और ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका वेग धीरे धीरे कम होता जाता है, क्योंकि इस पर गुरुत्वीय त्वरण का प्रभाव पड़ता है। ठीक, तो गुरुत्वीय त्वरण का प्रभाव पड़ता है जिसके कारण इसके वेग में परिवर्तन होता रहता है। तो जो वृत्त की गति होती है वो हमारी असमान वृत्तीय गति कहलाती है। कौन सी? असमान वृत्तीय गति कहलाती है। ठीक, अगली हम बात ध्यान देते हैं भाई। जैसे हमने कहा कि प्रत्येक बिंदु पर कण के वेग की जो दिशा होती है वो वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा में होती है। ठीक, प्रत्येक बिंदु पर कण के वेग की जो दिशा होगी भाई वो वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा में होगी। अब समझिए हमारी बात भाई। जैसे आपका जो साइकिल है, तो साइकिल का पहिया किस पथ पर गति करता है? वृत्ताकार पथ पर।
आप देखिए कैसे आप दिशा देखेंगे इसकी। कहीं पर जल का भराव हो, जैसे इस स्थान में जल का भराव है, यहाँ पर अपने आप साइकिल को ले गए, ठीक। आप स्टैंड के सहारे साइकिल की पिछली पहिया को हल्का सा उठाए भाई। उसके बाद आपने पैडल घुमाया तो ये जो है साइकिल की पहिया घूमने लगेगी। अब घूमती हुई पहिया को जल से स्पर्श कराएं तो यहाँ पर जो जल लगता है साइकिल से, देखो यहाँ पर वो बड़ी दूर जाता है कि नहीं जाता है? जाता है। यहाँ पर जो जल होगा वो टकराएगा, जो जल वो क्या होता है, साइकिल में जो मडगार्ड लगा होता है ऐसे पहिए पर, वो इस मडगार्ड से टकराएगा और मडगार्ड से टकराने के पश्चात नीचे आ जाएगा। यहाँ पर जो जल होगा वो इस मडगार्ड से टकराएगा, वो नीचे आ जाएगा, ठीक। वो सॉरी यहाँ से जो निकलेगा वो आगे की तरफ आ जाता है, वो मडगार्ड ऐसे लगा होता है, यहाँ पर टकराता है, ठीक। यहाँ से जो टकराएगा वो नीचे आ जाएगा, लेकिन यहाँ से जो जल टकराता है, ध्यान दीजिए, तो यहाँ तक मडगार्ड होता है, इसलिए ये यहाँ पीछे की तरफ निकलता है, ठीक। देख लीजिएगा, ये प्रयोग करके ऐसे ही जाता है, ठीक है। तो यहाँ से भाई एक क्वेश्चन कभी कभी ये पूछा जाता है कि साइकिल की या आपके वाहन की पहियों में मडगार्ड लगाए जाते हैं क्यों? तो यही रीजन होता है भाई, क्योंकि पहिया जो होता है वो वृत्ताकार पथ पर गति करता है और वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर कण के जो वेग की दिशा होती है वो वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा में होगी। तो जो कीचड़ पहिए से लगेगा वो उसकी स्पर्श रेखा की दिशा में गति करेगा, और अगर मडगार्ड नहीं लगा होगा तो ये सब कीचड़ हमारे ऊपर जाएगा, ठीक है, जिसके कारण वाहन पर जाएगा, जिसके कारण आपका वाहन गंदा होगा। आप साइकिल चला रहे हो, मोटरसाइकिल चला रहे हो, तो आपके ऊपर जो है वो कीचड़ आ सकता है, ठीक। इसलिए इसमें हम मडगार्ड लगाते हैं। बात समझ में आई भाई? आ गई होगी अगर आपने ध्यान दिया है तब, ठीक। अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं कोणीय विस्थापन, ठीक। जैसे हम लोगों ने रेखीय गति पढ़ा था, अब देखिए एक चीज़ और समझ लेते हैं, जो हमारी वृत्तीय गति है वो किस प्रकार की गति है। तो भैया हमने आपको पढ़ाया था शुरुआत में ही, जब ऋजुरेखीय पथ पर गति पढ़ाया था, तो वहाँ पर हमने बताया था गतियों को जो है दिशाओं के आधार पर 3 भागों में बांटा था। एक को हमने कहा था 1 विमीय गति, एक को कहा था 2 विमीय गति और एक को कहा था 3 विमीय गति। तो जो ये हमारी वृत्तीय गति है, ठीक, वृत्तीय गति हमारी 2 विमीय गति है। कितनी? 2 विमीय गति, क्योंकि इस गति को प्रदर्शित करने के लिए हमें 2 अक्षों की आवश्यकता होती है, चाहे हम एक्स वाई अक्ष ले लें, चाहे वाई जेड ले लें या जेड एक्स ले लें, ठीक। तो वृत्तीय गति हमारी किस प्रकार की गति है भाई? द्विविमीय गति है। कैसी गति है? द्विविमीय गति है, अर्थात 2 डायमेंशनल गति है, ठीक। तो वृत्तीय गति से अगर आपसे पूछा जाए किस प्रकार की गति है, तो वृत्तीय गति हमारी द्विविमीय गति है, ठीक। अगली बात हम करते हैं यहाँ से भाई, नेक्स्ट टॉपिक यहाँ से हम पढ़ते हैं भाई कोणीय विस्थापन। कौन सा विस्थापन भाई? कोणीय विस्थापन, ठीक है। कोणीय विस्थापन, लाइट ना होने के कारण भैया बल्ब हमारा डिस्को डांसिंग कर रहा है, जिसको कहते हैं बंद होना बुताना, है ना। क्या कहते हैं लोग? कहते हैं भैया वो बंद हो ही रहा, बुता रहा है, ठीक। अर्थात जलना और बुझना, ये जलता है और बुझ जाता है। कोणीय विस्थापन, इसको हम बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम, वो सॉरी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखो भैया इनको भी आज सदमा लग गया है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक। वृत्तीय गति क्या होती है? जैसे हमारा एक कण था, वो वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा था जी, ठीक। तो किसी क्षण हमने माना भाई ये वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त का केंद्र है, सॉरी वृत्त का केंद्र कितना है? ओ। किसी क्षण जो था हमारा कण वृत्त की परिधि के बिंदु ए पर था। कण कहाँ था भाई? वृत्त की परिधि के बिंदु ए पर था, ठीक। कुछ समय पश्चात हमने माना, समय हमारा बढ़कर टी हुआ, हमने देखा भाई कुछ समय पर कि कण हमारा बिंदु ए पर था। थोड़े समय बाद देखा कि कण जो वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा था, अर्थात टी समय पश्चात कण हमारा पहुंच गया बिंदु बी पर। कहाँ पर पहुंच गया? बिंदु बी पर। ए से कण चला, बिंदु बी पर पहुंचा, तो ए से हम बी को मिला दें भाई। ए से क्या करें? बी को मिला दें। तो ए से बी को मिलाए तो जो बी और ए के बीच बना जो कोण होता है, क्या बना? कोण थीटा। यही बना कोण थीटा जो होता है हमारा कहलाता है कोणीय विस्थापन।
क्या कहलाता है भाई? कोणीय विस्थापन। ठीक, तो कोणीय विस्थापन क्या है भाई? जैसे हमारा कोई कण था, वो किस पथ पर गति कर रहा था? वृत्ताकार पथ पर। तो कण अपनी प्रारंभिक स्थिति के साथ, कण अपनी प्रारंभिक स्थिति के साथ जितने कोण पर विस्थापित होता है वही कोण हमारा क्या कहलाता है? कोणीय विस्थापन कहलाता है। ठीक, तो वृत्ताकार पथ पर गति करता हुआ कण अपनी प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष जितने कोण पर विस्थापित होता है, जिस कोण पर विस्थापित हो जाता है वही कोण हमारा कोणीय विस्थापन कहलाता है। अगर कोणीय विस्थापन की परिभाषा आपसे पूछी जाए तो आप क्या कह सकते हो कि वृत्तीय गति करता हुआ कण अपनी प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष जितने कोण पर विस्थापित हो जाता है, प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष कोण पर, वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनाता है उसी कोण को हम क्या कहते हैं? कोणीय विस्थापन कहते हैं। ठीक, ये तो दूसरी परिभाषा हम ऐसे दे सकते हैं कि वृत्ताकार पथ पर गति करते हुए कण का त्रिज्य सदिश, कण का त्रिज्य सदिश द्वारा, कण के त्रिज्य सदिश द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना जो कोण होता है वही कोण हमारा क्या कहलाता है? कोणीय विस्थापन कहलाता है। ठीक है, कोणीय विस्थापन को हम थीटा से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? थीटा से। अब देखो भाई, कोणीय विस्थापन थीटा बराबर कितना होता है? कोण बराबर हम लोगों ने पढ़ा है, कोण बराबर होता है, क्या होता है भाई? कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। क्या पढ़ा है भाई? कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। ठीक, तो यहां से कोणीय विस्थापन अगर हम निकालेंगे तो कोणीय विस्थापन बराबर भी यही हो जाएगा। कोणीय विस्थापन को हम थीटा से लिखते हैं। किससे लिखते हैं भाई? थीटा से। तो कोणीय विस्थापन थीटा बराबर चाप, चाप हम कितना लगा रहे हैं? चाप हमारा ए बी है। अगर इस ए बी का विस्थापन हम डेल्टा यस मान लें या यस मान लें, कितना मान लें? डेल्टा एस या यस मान लें, तो कोणीय विस्थापन बराबर कोण, चाप कितना है आपका? ए बी बटे त्रिज्या हमारी कितनी है? आर। त्रिज्या कितनी है? आर। तो यहां से जो कोणीय विस्थापन हो जाएगा थीटा बराबर चाप आपका हो जाएगा डेल्टा ए बी का मान डेल्टा एस अपान आर। तो कोणीय विस्थापन थीटा बराबर हो जाएगा डेल्टा एस अपान आर। ठीक, जहां डेल्टा एस क्या है? चाप की लंबाई, और आर क्या है? त्रिज्या है। ठीक, अगर इसके बेटा हम मात्रक की बात करें तो मात्रक की बात करते हैं। ठीक, डेल्टा एस आपकी लंबाई है, आर आपकी लंबाई है, लंबाई लंबाई कट जाएंगे। ठीक, तो जो कोण होता है, कोण का मात्रक, कोणीय विस्थापन का मात्रक होता है रेडियन। क्या होता है भाई? रेडियन। ठीक, और जब अगर यहाँ से बात करते हैं रेडियन, और इसके अगर विमीय सूत्र की बात करते हैं, क्या विमीय सूत्र, तो यह जो एक है विमाहीन राशि है। ये एक कैसी राशि है? विमाहीन राशि है। बात समझ में आई भाई? तो कोणीय विस्थापन कैसी राशि है? विमाहीन राशि है, हीन राशि है, और इसका मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है। ठीक, बात समझ में आई भाई? कोणीय विस्थापन कैसा मात्रक है? कोणीय विस्थापन का मात्रक रेडियन, और ये कैसी राशि है? विमाहीन राशि है। ठीक, अगले टॉपिक पर हम ध्यान देते हैं। और एक बात भाई, जैसे हमने रेखीय गति में पढ़ा था, रेखीय गति में क्या पढ़ा था कि कोई कण जो है अगर ऋजु रेखीय पथ पर गति करता है, कोई कण कैसे? ऋजु रेखीय पथ पर गति करता है, तो कण द्वारा एक चक्कर के दौरान तय किया, अगर सॉरी भाई, हमने पढ़ा था रेखीय गति में, ऋजु रेखीय गति में, कि जब कोई कण वृत्ताकार पथ पर गति करता है, किस पथ पर? वृत्ताकार पथ पर गति करता है, तो कण द्वारा एक सेकंड में, अरे यार, एक चक्कर के दौरान, कण द्वारा एक चक्कर के दौरान तय किया गया जो विस्थापन होता है वो कितना होता है? शून्य होता है। एक तो ये डिस्को डांसिंग कर रहा है, इसकी वजह से मूड और अपसेट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से इसीलिए कन्फ्यूजन हो रही है, क्योंकि 50% दिमाग हमारा उधर जा रहा है कि ये भैया अब जल रहे हैं, जो है जलते हैं, बुझ जाते हैं। ठीक, तो आपका भी माइंड कंसंट्रेशन जो है गड़बड़ हो जाता है। तो यहाँ से हम अगर बात करते हैं कोणीय विस्थापन की, तो पहले हम लोग ऋजु रेखीय पथ पर गति की बात करते हैं। तो ऋजु रेखीय पथ पर हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जब कोई हमारा वृत्ताकार पथ कण जो होता है वृत्ताकार पथ पर गति करता है, तो एक चक्कर के दौरान जो कण द्वारा तय किया गया विस्थापन होता है वो कितना होता है? शून्य होता है। ठीक, जब कोई कण वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो
कण द्वारा 1 सेकंड में तय किया गया कोणीय विस्थापन शून्य होता है, लेकिन विस्थापन, रेखीय विस्थापन शून्य होता है। लेकिन अगर हम कोणीय विस्थापन की बात करेंगे भाई, किस विस्थापन की? कोणीय। तो जब कोई कण वृत्ताकार पथ पर गति करेगा तो एक चक्कर के दौरान कण द्वारा जो तय किया गया कोणीय विस्थापन होगा वो 360 डिग्री होगा। कितना होगा भाई? 360 डिग्री। एक चक्कर के दौरान कण द्वारा तय किया गया जो बेटा कोणीय विस्थापन होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री होता है। अगर इस 360 को हम रेडियन में बदलें, किस में बदलें? 360 को रेडियन में, तो आपको पढ़ाया गया है भाई कि जो डिग्री कोण होता है उसको अगर हमें रेडियन में बदलना होता है तो हम π/180 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, π/180 से गुणा कर दिया, 180 दूना 360, अर्थात कितना हो गया? 2π। कितना हो गया भाई? 2π हो गया। बात समझ में आई भाई? तो कण का जो कोणीय विस्थापन हो जाता है वो कितना होता है? एक चक्कर के दौरान तय किया गया कोणीय विस्थापन 2π होता है, लेकिन अगर रेखीय विस्थापन की बात करते हैं तो वो 0 होता है। ठीक है, अगला टॉपिक हम समझते हैं इसके आधार पर, जो कोणीय विस्थापन हम लोगों ने पढ़ा। अब यहीं से हम पढ़ते हैं कोणीय वेग। क्या पढ़ते हैं भाई? कोणीय वेग। और कोणीय वेग हमारा अंतिम टॉपिक होगा। अगले जो है वीडियो में हम दूसरी चीजें पढ़ेंगे, क्योंकि भाई जो है ये बल्ब हमको डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक, कोणीय वेग। कोणीय वेग जिसको हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। ठीक, कोणीय वेग बोलते हैं इसको एंगुलर वेलोसिटी। देखो भाई ये क्या होता है, सारे क्वेश्चन हम जितने भी पूछे जाते हैं इन टॉपिकों से, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो, अब तो खैर फर्स्ट ईयर का बोर्ड एग्जाम नहीं होता है, इस तरीके से आपको हम पढ़ा देंगे कि अगर आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम देंगे इससे संबंधित प्रश्न आएगा तो वो छूटेगा नहीं आपका, अगर आप पूरे ध्यान से पढ़ेंगे तब। ठीक है, तो कोणीय वेग क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, कि यहां से हम भाई बात करते हैं। जैसे आपको हमने विस्थापन वेग की परिभाषा पढ़ाई थी, अगर आपको वेग की परिभाषा ज्ञात है तो आप कोणीय वेग की परिभाषा बता सकते हो। ठीक, वेग की परिभाषा क्या थी कि जब कोई कण जो होता है किसी वृत्ताकार पथ पर गति करता है। कण कैसे गति करता है? जब कण वृत्ताकार पथ पर गति करता है। ठीक, क्या बताएं, वेग है ना। वेग की परिभाषा हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एकांक समय में तय किया गया विस्थापन, एकांक समय में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। उसी प्रकार हम कोणीय वेग की परिभाषा देंगे तो हम क्या कहेंगे? जब कोई कण वृत्ताकार पथ पर गति करता है, कैसे गति करता है? वृत्ताकार पथ पर गति करता है, तो कण द्वारा एकांक समय में तय किया गया कोणीय विस्थापन। ठीक, जब कोई कण किसी वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो कण द्वारा एकांक समय में तय किया गया कोणीय विस्थापन हमारा क्या कहलाता? कोणीय वेग कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता? कोणीय वेग कहलाता है भाई। और इस कोणीय वेग को हम ओमेगा से दर्शाते हैं भाई। कोणीय वेग को किससे दर्शाते हैं? ओमेगा से दर्शाते हैं। ठीक, तो कोणीय वेग होगा जब कोई कण वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो कण द्वारा एकांक समय में तय किया गया कोणीय विस्थापन हमारा क्या कहलाता? कोणीय वेग कहलाता है। यहां से एक बात समझिए आप, जब कण भैया वृत्ताकार पथ पर गति करता है, हमने जैसे माना किसी क्षण हमारा कण ए पर था, कण जो था वो बिंदु ए पर था, टी समय पश्चात कण ने डेल्टा थीटा कोणीय विस्थापन तय किया। कितना? डेल्टा थीटा कोणीय विस्थापन तय करने के पश्चात वो कहां पहुंच जाता है? बी पर पहुंच जाता है। ठीक, पहले कण कहां था? ए पर था, फिर डेल्टा थीटा कोणीय विस्थापन तय करने के पश्चात कण कहां पहुंचता है? बिंदु बी पर पहुंचता है। तो अगर हम यहां से कण के कोणीय वेग की बात करेंगे तो कोणीय वेग बराबर हमने कहा क्या होता है? कोणीय विस्थापन बटे समय अंतराल। ये सारी चीजें हमने आपको पढ़ाई थी भाई, वहीं से एक दूसरे को रिलेटेड कर देते हैं। आप इतनी सारी परिभाषाएं अगर रटेंगे तो याद नहीं कर सकते। एक दूसरे पर वस्तु कैसे डिपेंड करती है इस तरीके से समझेंगे तो हमको हमेशा याद रहेगा। ठीक है, तो कोणीय वेग बराबर हो गया कोणीय विस्थापन बटे समय अंतराल। ओमेगा बराबर कितना कोणीय विस्थापन तय किया? डेल्टा थीटा, और कितने समय अंतराल पश्चात? टी समय अंतराल पश्चात। तो कोणीय वेग ओमेगा बराबर हो गया डेल्टा थीटा अपान डेल्टा अपान टी, जहां टी हो जाएगा समय।
देखिए भाई, यहां से अगर इसके हम मात्रक की बात करते हैं तो इसका मात्रक क्या होता है? अगर कोणीय वेग के मात्रक की बात करते हैं तो मात्रक कोण है हमारा, कोण का मात्रक हम लोगों ने हमने आपको बताया था, कोण का मात्रक होता है रेडियन, ठीक है, और बटे को हम पढ़ते हैं प्रति, टी है हमारा समय, समय का मात्रक सेकंड, तो इसका हो जाएगा मात्रक क्या? रेडियन प्रति सेकंड, ठीक, मात्रक क्या हो जाएगा? रेडियन प्रति सेकंड। तो कोणीय वेग का मात्रक हो जाएगा रेडियन प्रति सेकंड। अगर हम यहां से इसके विमीय सूत्र की बात करते हैं भाई, इसका विमीय सूत्र क्या होता है? विमीय सूत्र, तो इसके विमीय सूत्र की बात करेंगे तो रेडियन विमाहीन राशि प्रति सेकंड, सेकंड का विमीय सूत्र टी, टी घातांक के नियम से ऊपर जाएगा, ये टी की पावर हो जाएगा -1, टी की पावर कितना हो जाएगा? -1, इसका विमीय सूत्र होगा टी की पावर -1। अब देखिए यहां से दो बातें और हम करते हैं भाई। सबसे पहली बात क्या करते हैं कि जैसे हमने माना एक कण हमारा था, वो वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है। कण कहाँ गति कर रहा है? वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, ठीक। तो अगर एक चक्कर लगाने में लगा समय, कण को एक चक्कर लगाने में लगा समय कैपिटल टी हो, कितना हो भाई? कण को एक चक्कर लगाने में लगा समय कैपिटल टी हो, तो भाई अभी हमने आपको बताया था कि कण जब वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो एक चक्कर लगाने में कितना उसे कोणीय विस्थापन तय करना पड़ता है? 2 पाई। कितना कोणीय विस्थापन? 2 पाई तय करता है, ठीक। तो एक चक्कर लगाने में लगा समय, जैसे यहां से लिख दे भाई, जब यदि कण वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर लगाने में टी समय लेता है, एक चक्कर लगाने में कितना समय भैया लेता है? टी समय लेता है, तो कण का कोणीय वेग, कण का कौन सा वेग भाई? कोणीय वेग, एंगुलर मूवमेंट वेलोसिटी। कोणीय वेग बराबर क्या होगा? कोणीय विस्थापन बटे समय अंतराल। क्या होगा भाई? कोणीय विस्थापन बटे समय अंतराल, ये हम पढ़ते हैं भाई, ठीक। ध्यान दो भाई, कोणीय वेग ओमेगा बराबर, जब वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो अभी हमने पढ़ाया था कि जब कण वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो एक चक्कर के दौरान कण द्वारा तय किया गया कोणीय विस्थापन होता है 2 पाई। कण द्वारा तय किया गया कोणीय विस्थापन कितना होता है? 2 पाई। तो ओमेगा बराबर 2 पाई, और एक चक्कर लगाने में लगा समय अंतराल कितना है? टी। तो ओमेगा बराबर हो जाता है 2 पाई अपॉन टी, जहां टी कहलाता है कण का आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या होता है? एक चक्कर लगाने में लगा समय आपका क्या कहलाता है? आवर्तकाल कहलाता है। जैसे घड़ी में 3 सुइयां होती हैं, एक होती सेकंड वाली सुई, एक मिनट वाली सुई और एक घंटे वाली सुई। तो जो घड़ी वाली में सेकंड वाली सुई है वो अपना एक चक्कर कितनी देर में पूरा करती है? 60 सेकंड में। जैसे 12 से चली तो पुनः 60 सेकंड पश्चात 12 पर आती है। तो जो सेकंड वाली सुई होती है उसके अगर हम परिक्रमण काल की बात करते हैं तो उसका परिक्रमण काल होता है 60 सेकंड या 1 मिनट। कितना होता है बेटा? 60 सेकंड या 1 मिनट। इसी प्रकार मिनट वाली सुई की बात करें तो मिनट वाली अब सुई जो है अपना एक चक्कर 60 मिनट में पूरा करती है। कितने मिनट में? 60। तो मिनट वाली सुई का आवर्तकाल होता है 60 मिनट या 1 घंटा। अगर हम घंटे वाली सुई की बात करें तो अपना एक चक्कर कितनी देर में पूरा करती है? कुछ लोग कहेंगे 24 घंटे में, 12 घंटे में। कितने घंटे में? 12 घंटे में। तो मिनट वाली सुई का आवर्तकाल हो जाता है 12 घंटे, या इसको 60 से गुणा कर दो तो 12 शून्य 12 छंग 72, 720 मिनट, है ना। तो ये हो जाएगा भाई। आपकी बात समझ में आई? तो समझ गए होंगे आप लोग। तो ये होता है भाई हमारा क्या? परिक्रमण काल। अब यहां से वो कोणीय वेग, यहां से एक फार्मूला हम और पढ़े हैं कि जो कोणीय वेग होता है आवृत्ति क्या होती है? आवृत्ति होती है 1 सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या। आवृत्ति n बराबर होती है 1/t, जहां t क्या है? आवर्तकाल, एक चक्कर लगाने में लगा समय। तो यहां से देखो बेटा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ओमेगा बराबर 2 पाई गुणे 1/t। तो ये हो जाएगा ओमेगा बराबर 2 पाई n। तो कोणीय वेग ओमेगा बराबर कितना होगा? 2 पाई n। तो ये जो होगा हमारा हो जाएगा वृत्तीय पथ पर कण का कोणीय वेग। तो भाई यहाँ तक थोड़ा और हम पढ़ते, लेकिन ये जो है प्रकाश
लाइट हमारा साथ नहीं दे रही है। ये कह रही है, बार बार जलती है, बुझती है, कह रही बस करिए अब, ठीक है, क्योंकि वो थक चुकी है, हम नहीं थके हैं। लेकिन तो थोड़ा और अभी हम आपको पढ़ाते, पर कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से ये वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। जब अगले दिन आएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध, अविकेंद्र त्वरण तथा इन पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए।